गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं और इसका डेफिनेशन देखेंगे। ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक से विभाज्य हो। कैसे कैसे कटे? विभाज्य होने का मतलब कटना, भाग देना। तो जो एक से कट रहा हो और खुद से कट रहा हो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 5 है तो 5 खुद से कट सकता है, 23 है वो खुद से कट सकता है, 41 है वो खुद से कट सकता है और ये सभी एक से कट सकता है और बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग जो है क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। नोट डाल के एक बात लिख लेंगे कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए आप बताइए आप लोग कि सम अभाज्य संख्या क्या होगी। यानी ऐसी अभाज्य संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो सम का मतलब सभी लोग को पता है, 2 से कटना चाहिए, और अभाज्य का मतलब वह स्वयं से और एक से कटना चाहिए। तो ऐसी एक ही संख्या 2 है। तो सम अभाज्य संख्या कौन है स्टूडेंट्स? 2 सम भी है और अभाज्य भी है। आगे आने वाला कोई भी सम संख्या जैसे 4, 6, 8 ये सभी अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है, जबकि कटना चाहिए था 1 से और खुद से। क्योंकि ये 1 से तो कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, खुद से कट रहा है, लेकिन इसके अलावा 2 से भी कट रहा है। तो इसीलिए बोलेंगे कि ये सभी अभाज्य नहीं है। सम अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग। देखिए टॉपिक है हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, तो यहाँ ध्यान देंगे, प्रत्येक धन पूर्णांक। आपको पता है पूर्णांक क्या होता है? जैसे हम लोग माइनस से शुरू करें, -2 या -1, 0, 1, 2 ये सभी पूर्णांक है, लेकिन माइनस वाला नहीं लेना है। यहाँ कैसी पूर्णांक लेनी है? धन पूर्णांक। तो ये सभी जो है धन पूर्णांक है, ये सभी धन पूर्णांक है। तो बोला जा रहा है प्रत्येक धन पूर्णांक को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात आपके पास कोई भी धन पूर्णांक हो उसको आप क्या कर सकते हैं? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग एक संख्या लेते हैं 60। पहला बात तो 60 एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव है, पूर्णांक है ये। अब इसको आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसका अर्थ यही है कि आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे। कटाने का ये रूल होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या आप लोग पढ़ चुके हैं क्या सब है? तो देखिए जैसे एक तो अभाज्य नहीं है, 2 अभाज्य है। 2 से कट सकता है ये। 2 से कितने बार में? 30 बार में। फिर 2 से 15 बार में। फिर 2 से हम लोग कटा सकते हैं कितने बार में? क्या 2 से कटेगा? नहीं, 3 से कटेगा। 3 से हम लोग कटा सकते हैं 5 बार में। फिर 5 से कटाएंगे 1 बार में। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, 60 बराबर, इसलिए 60 बराबर देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 लिखेंगे। 2 गुना 2, 2 बार 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद 3 और गुना क्या लिख सकते हैं? 5। तो ये इसका क्या हुआ? हमारे पास गुणनफल हुआ। देखिए यहाँ धन पूर्णांक था, उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हमने लिखा ना। ये 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, और ये 60 जो था इन सब का गुना है, अर्थात अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। किसी भी संख्या को आप ऐसे लिख सकते हैं। इसमें बेसिक कुछ है नहीं, बस वही जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, इसी तरीके से जो है अलग अलग गुणनफल के रूप में लिखना, यह क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड। यह क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? अभाज्य गुणनखंड। और इंग्लिश में इसी को फैक्टर भी बोलते हैं कि हम लोग फैक्टर कर रहे हैं। नोट कर लेंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? अभाज्य गुणनखंड करें। तो इसमें आपको बस अभाज्य गुणनखंड करना है। ये संख्या दी गई है आपके पास, सॉल्यूशन लिखेंगे और अभाज्य गुणनखंड का विधि पता है सभी को। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं 32,760 है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 से कट रहा है और 2 एक अभाज्य संख्या है। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे, कटाना जब भी है अभाज्य संख्या से।
कुछ बच्चों को यहाँ दिख सकता है कि ये 10 से भी कट रहा है, क्योंकि यहाँ अंतिम में 0 है, 10 से भी कट रहा है। लेकिन हम लोग 10 से नहीं कटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 10 1 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, इसके अलावा ये 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। जबकि अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे, लेकिन ये 1 से, खुद से के अलावा 2 और 5 से भी कट रहा है, इसलिए 10 से नहीं कटा सकते हैं। तो ऑब्वियस है यहाँ अभाज्य संख्या जिससे कटाएंगे वो 2 होगी। चलिए 2 से आप लोग इसको भाग देंगे और बनाने का प्रयास कीजिए। सभी लोग वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए और उसके बाद फिर मैच कर लेंगे। 16,000 हो जाएगा 380, फिर 2 से कटा सकते हैं आप इसको। 8,190, फिर ये 2 से कट जाएगा। ये जब हम लोग इसको 2 से कटाएंगे तो 4,095 बचेगा, 4095। ऑलराइट, अब आप थोड़ा यहाँ देखेंगे कि कुछ बच्चे जब इसको कटाते हैं तो ये 495 लिख सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि 2 से जब हम लोग 81, 90 को भाग दे रहे हैं तो क्या बचेगा। तो 2 चौके 8 हुआ, 4 बार में 2 चौके 8 हो गया, खत्म। 1 उतारे। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ जब 1 उतारते हैं, हमने बताया था पहले कि जब ऊपर से उतार रहे हैं और भाग देना है तो इसको 0 बार में कटाएंगे। ऐसा नहीं कि 9 उतार लेंगे। यदि 9 उतारेंगे तो भी 0 लगा सकते हैं, और इसका सही प्रोसेस ये है कि 0 बार में कटाइए। तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर 9 उतारेंगे 2 से, 9 बार में कितना हो जाएगा 18, और फिर 1 बचेगा। फिर 0 उतरेगा तो 5 बार में 10 हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये 495 नहीं होना चाहिए, 4095 होना चाहिए। काफ़ी बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखेंगे। अब 4095 है। अब देखिए क्या ये किससे कटना चाहिए। ये 5 से तो कट ही रहा है, लेकिन उससे छोटी संख्या भी देखिए, सभी का जोड़ देखिए। 4 9 13 प्लस 13 ही हुआ, 13 5 18। यदि ये जोड़ 18 है या 3 से कट रहा है तो ये संख्या 3 से भी कटेगी। तो हम लोग इसको 3 से कटाते हैं। 3 एकम 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 छक्के 18 हो गया, और 3 पचा 15 हो गया, 1362। ये देखिए फिर से 3 से कट रहा है, क्योंकि 3 1 4 6 10 5 15, 15 3 से कटता है, इसलिए ये भी 3 से कटेगा। 3 चौके 12 हो गया, 3 पचा 15 हो गया, और फिर 3 पचा 15 हो गया। अब देखिए ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 5 10 4 14 हो रहा है। तो अब 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से बड़ा अभाज्य संख्या। अब 2 से तो देखना नहीं है, छोटा नहीं देखना है, बड़ा देखना है। तो 5 से कट रहा है, 5 9 45, 5 एकम 5। अब देखिए 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कैसे कटेगी। है 5 के बाद की अभाज्य संख्या 7 है, तो 7 से आप कटा सकते हैं। 7 से कितने बार में 13 बार में, और फिर 13 से 1 बार में। तो इस तरीके से हम लोग इसका फाइनली लिख सकते हैं कि 32,760 का जो गुणनखंड होगा वो कितना होगा। देखिए 2 कितने बार आया, 3 बार, तो 2 का क्यूब, 3 2 बार, 3 का स्क्वायर, 5 गुना 7 गुना 13। ये हमारा फाइनल आंसर था। अगली संख्या आपके पास 74 29, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसका भी प्रोसेस वही होगा, 7429। एक चीज ध्यान देंगे कि जब भी कटाना है तो वो अभाज्य संख्या से कटाना है। देखिए 2 अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम में 9 है। अब 3 से चेक कर सकते हैं, 7 4 11 2 13, और 13 और 9 कितना हो जाएगा 22। 22 तो 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये 3 से भी नहीं कटेगा। अब इसी तरीके से अब हम 4 चेक नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए, क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है, हम लोगों को केवल अभाज्य संख्या से चेक करना है। तो 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या है। 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि अंतिम में 5 या 0 रहेगा तभी कटेगा। 5 के बाद देखिए 7, 7 से आप भाग दे के चेक कीजिए, ये नहीं कटेगी। तो यदि 7 से भी नहीं कट रही है तो आपको और आगे बढ़ना होगा। 7 के बाद देखिए
7 के बाद 8 अभाज्य नहीं है, 9 अभाज्य नहीं है, 10 अभाज्य नहीं है, 11 अभाज्य है। 11 से भाग दे के देखिए तो भी नहीं कट रही है। चलिए, तो आप लोग चेक कर सकते हैं एक्चुअली में स्टूडेंट्स, मैं यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ। 11 के बाद 12 तो अभाज्य नहीं है, 13 अभाज्य है। 13 से चेक कीजिए तो ये 13 से भी नहीं कटेगी। ऑलराइट, 13 के बाद देखिए 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, आपको 17 से चेक करना है। और यदि आप चेक करेंगे तो ये 17 से कट जाएगा। तो हम लोग इसको कितना से कटाएंगे? 17 से। आप देख सकते हैं 17 से भाग दीजिए 74 29 को, है ना। तो 17 से पहला बात की 4 बार में हम लोग कितना कटेंगे? 17 चौका 68 हो गया। घटाइए इसको, 14 में 8 जाएगा, क्या बच जाएगा? 6, और ये तो खत्म हो जाएगा। 2 उतारेंगे, 17 से 3 बार में कितना हो जाएगा? 51। चलिए इसको घटाएंगे तो 1 और 1 बचेगा 19। 17 7 119। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 400 कितने बार में कट रहा है? 37 बार में 17 से। ध्यान दीजिए, मैंने सभी नंबर्स चेक नहीं किया, मैंने केवल अभाज्य संख्या को ही चेक किया है जिससे यह कट सकता है। चूंकि 17 से कट चुका है, अब ये जो संख्या बची इसको आप लोग फिर 2 3 से नहीं चेक करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब 17 के बाद की अभाज्य संख्या, 17 के बाद की अभाज्य संख्या देखिए, 18 तो अभाज्य नहीं है, 19 अभाज्य है। तो आप 19 से चेक कीजिए ये कट रहा है या नहीं। तो एक्चुअल में कट रहा है, और आप ये देखिए 19 से इसको भाग देते हैं। 19 से मैं भाग दे रहा हूँ 437 को। तो 19 दूनी कितना हो गया? 38। यहाँ पर घटाएंगे तो ये बच जाएगा 5 और 7। 19 दिया 57, और ये फाइनली कैंसिल हो जाएगा। तो 19 से कितने बार में कट रहा है? 23 बार में। और 23 अभाज्य संख्या है, 23 और नहीं कटेगा, 23 खुद से कटेगा एक बार में। तो स्टूडेंट्स देखिए, बनाने का तरीका होता है कि अभाज्य संख्या से ही चेक करना है। कुछ बच्चे सभी संख्या से 1 2 3 4 इस तरीके से गिनती शुरू कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना है। ध्यान दीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो इधर आने वाली संख्या अभाज्य होगी। 17 से कट गया, हमने पहले देखा कि 17 से कटा, तो अब फिर से ये 2 3 से चेक नहीं करना है, क्योंकि उससे तो नहीं कटेगा। जो भी कटेगा 17 के बाद वाली संख्या से कटेगी। 17 के बाद की अभाज्य संख्या 19 है, तो 19 से हमने चेक किया तो 19 से कट रहा है कितने बार में? 23 बार में। तो इस तरीके से 74 29 का जो गुणनखंड हुआ वो 17 गुना 19 गुना 23 हुआ। इतने सवाल आप लोगों को बनाकर ग्रुप में पोस्ट करना है, और इस सवालों को आप लोग नोट करके स्पेस छोड़ देंगे और उसके बाद से आगे लिखेंगे। सभी लोग वीडियो पॉज करके सवाल नोट कर लीजिए और थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखिए। सवाल क्या लिखा हुआ, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क भी कर दिया है मैंने। क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n कभी शून्य पर समाप्त हो सकती है? तो प्राकृत संख्या सभी को पता है, 1 2 3 4 जो गिनती की संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ देखिए 6 का पावर n है। प्राकृत संख्या देंगे जैसे 6 का पावर 1, 6 का पावर 1 लेंगे तो 6 होगा। 6 का पावर 2 अर्थात 6 का स्क्वायर 36, 6 का पावर 3 216, और इस तरीके से आगे आप सोच सकते हैं, ऐसा बात बोल रहे हैं। तो ये पूछ रहा है क्या कभी ये 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है? देखिए 6 का पावर 1 लिए तो अंतिम संख्या जिस पर समाप्त हो रहा है वो 6 है। 6 का पावर 2 लिए तो अंतिम संख्या जिस पर समाप्त हो रहा है वो भी 6 है। 3 लिए तो भी अंतिम में 6 आ रहा है। तो पूछ रहा है क्या n का कुछ ऐसा मान होगा, वो चाहे 5 10 50 5000, यानी 6 का पावर 5000, ऐसा कभी भी संभव है कि वो जो है 6 का पावर उस संख्या को रखने पर, जैसे 10 या 5 या 5000 रखने पर, वो जो है अंतिम में 0 आ जाए, यानी समाप्त शून्य से हो? सवाल ये कह रहा है। सवाल मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, 6 का पावर n कभी शून्य पर समाप्त हो सकती है जब n क्या है? प्राकृत संख्या है। तो इसका अर्थ हुआ कि 6 का पावर हम लोग प्राकृत संख्या रख के देखेंगे क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसको 6 का पावर डालने पर लास्ट डिजिट यानी समाप्ति जो है उसका शून्य पर हो। ऐसा है या नहीं है? चलिए सॉल्यूशन कराते हैं। इसमें थोड़ा थ्योरी है, ये एक्चुअली में क्वेश्चन कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इसको पूरा थियोरिटिकल ही लिखना है। आप लोग लिखेंगे
यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य आएंगे। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है अर्थात लास्ट डिजिट 0 है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आएगा। जैसे देखिए मैं एक संख्या 20 ले रहा हूँ, ये आपको केवल समझना है, 20 ले रहा हूँ तो 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 5 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं जो भी चीज 0 पर समाप्त होगा वह जो है उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आएगा। क्यों आएगा आप सोच सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 5 से क्या मिलेगा 10, और यही 10 का 0 ना यहाँ जाके मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो तो उसका गुणनखंड में 10 आना चाहिए। गुणनखंड में क्या आना चाहिए 10, और 10 का गुणनखंड क्या सब होगा 2 और 5, यानी उसका गुणनखंड में 2 और 5 तो जरूर आना चाहिए। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास जो संख्या है वो कितना है 6 है। यहाँ लिखेंगे किंतु अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार छ के गुणनखंड में या 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या आएंगे 2 और 3 आते हैं, है ना स्टूडेंट्स। देखिए अभी हमने अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ा जिसमें बताया गया कि किसी भी संख्या को आप 2 अभाज्य संख्याओं के या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ संख्या 6 है और 6 का यदि गुणनखंड करते हैं आप, 6 का गुणनखंड करते हैं तो ऑब्वियस है आपको 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में कटाएंगे तो संख्या केवल क्या मिलेगी 2 और 3। जबकि यदि शून्य पर समाप्त होना चाहिए तो उसमें गुणनखंड 2 और क्या आना चाहिए 5, लेकिन हमको यहाँ मिल क्या रहा है 2 और 3। तो क्या कभी ये शून्य पर समाप्त हो सकती है, ऑब्वियस नहीं हो सकती है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। यही चीज आपका आंसर हुआ बेसिकली। तो आप ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको इसी तरीके से लिखना है, इसमें केवल थ्योरी पार्ट है, कोई इसमें सॉल्यूशन नहीं करना है। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, पूछ रहा था 6 का पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं, तो लिखा है कि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो अभाज्य गुणनखंड में क्या सब आने चाहिए 2 और 5। लेकिन जो हमने अभी पढ़ा कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय होता है उसमें उसके अनुसार गुणनखंड में 6 का जो गुणनखंड है उसमें केवल 2 और 3 आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा है। यदि 5 नहीं आ रहा है तो कभी वह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ऑलराइट, अगला सवाल भी सेम वैसा ही है, बस यहाँ 6 का पावर के जगह 6 का पावर n के जगह 4 का पावर n किया गया है। तो ऑब्वियस है आप समझ सकते हैं कि इसका गुणनखंड में 4 का गुणनखंड में 2 और 2 आएगा, 5 तो आ नहीं रहा है, तो यह भी कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। इस सवाल को आप लोगों को बना के ग्रुप में पोस्ट करना है। ऑलराइट, सवाल नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ को हम लोग मौसा बोलते हैं और एलसीएम को लॉसा बोलते हैं। एचसीएफ आप लोग निकालना सीख चुके हैं, लेकिन वो हम लोग विभाजन विधि या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से सीखे हैं। ठीक है, अभी आपको एचसीएफ निकालना है किसके सहायता से, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। तो इसका तरीका क्या है ध्यान दीजिए। एचसीएफ का सीधा सा रूल है, ध्यान देंगे। कॉमन फैक्टर्स यानी गुणनखंड जो हुआ, कॉमन फैक्टर्स जो भी सम में कॉमन आ रहा है उसका लोवेस्ट पावर यदि हम लोग ले लेंगे तो वो एचसीएफ होगा। ध्यान देंगे, कॉमन फैक्टर्स का लोवेस्ट पावर एचसीएफ।
और एलसीएम के लिए क्या करना है स्टूडेंट, सभी फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं सभी का हाईएस्ट पावर ले ले तो वह एलसीएम आ जाएगा। तो इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से दिखा देता हूं। चलिए क्वेश्चन देखिए, 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है आपको, लेकिन कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ध्यान देना है, क्वेश्चन में यदि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से पूछे तो जो बताया गया तो पहले एचसीएफ निकालने उससे निकालना है, लेकिन यदि आपको अभाज्य गुणनखंड से पूछे तो अभी जो तरीका बताया जा रहा है उससे निकालना है। अभाज्य गुणनखंड का पहला अर्थ है अभाज्य गुणनखंड तो करना ही है, तो हम लोग पहले किसका करेंगे स्टूडेंट्स, 336 का। देखिए 2 से ये कट रहा है, 2 एकम 2 हो गया और 2 छाके 12 हो गया और 2 8 16। फिर 2 से कटा सकते हैं 8 और 4 बार में, फिर 2 से कट रहा है ये देखिए 4 और 2 बार में, यानी 42 बार में। 3 से कटा सकते हैं, 3 से कितने बार में कटेगा स्टूडेंट्स, 14, सॉरी यहाँ 2 से ही कटेगा, 42 2 से कट रहा है। 2 से कटाएंगे कितने बार में कट जाएगा ये, 21। फिर 3 से कटाएंगे तो ये 7 बार में, और आप चाहें तो 7 से एक बार में कटा सकते हैं। आप लोग लिख लेंगे, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है। और इसके बाद इधर मैं 54 का एचसीएफ करूँगा, 54 का गुणनखंड करूँगा। 2 से देखिए 27 बार में, 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। चलिए अब इतना करने के बाद आपको इसको लिख लेना है। तो आप देख सकते हैं, इसलिए लिखेंगे 336 बराबर 336 का गुणनखंड लिखेंगे तो देखिए 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 आ जाएगा, गुना 3 आ जाएगा, गुना 7 आ जाएगा। ठीक है, जो भी आया उसको मैंने लिख दिया। उसी तरीके से 54 का लिख देना है। 54 में देखिए 2 आएगा सिर्फ, यानी कुछ नहीं है तो पावर 1 छिपा हुआ, और 3 का पावर कितना लेंगे स्टूडेंट्स, 3 लेंगे, 3 का पावर 3। चलिए पहले हमेशा हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ये एचसीएफ कौन सी विधि से कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कैसे करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, देखिए एचसीएफ का पीछे अभी आप रूल पढ़िए, आपने अभी लिखा हुआ है पीछे कि इसमें जो है एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स का लोवेस्ट पावर लेते हैं। क्या लेंगे स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर्स का लोवेस्ट पावर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कॉमन कौन कौन है, इन दोनों में देखिए 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है। यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे केस में हम लोग बोल सकते हैं यदि यहाँ 4 है और यहाँ 1 है तो लोवेस्ट वाला कौन हुआ, 1 माना, लोवेस्ट कम। तो कॉमन में तो पहले 2 आ रहा है और उसका पावर में लोवेस्ट वाला पावर 4 या 1, लोवेस्ट कौन है, 1, तो 2 का पावर 1 लेंगे। फिर क्या करेंगे, गुना। आगे देखेंगे, अब देखिए 3 है, यहाँ जो 3 है 3 भी तो कॉमन आ रहा है। यहाँ 3 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 3 का पावर 3 है, तो कॉमन तो 3 लेंगे। अब 3 का पावर लोवेस्ट वाला, लोवेस्ट 3 या 1 ना, तो 1 ले लेंगे। तो ये 2 का पावर 1 यानी 2 ही हुआ, 3 का पावर 1 3 ही हुआ, 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये हमारा एचसीएफ हुआ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉमन 2 है और 3 है, 2 हमने कॉमन लिया और उसका लोवेस्ट पावर लेंगे। यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो यहाँ हमको लोवेस्ट वाला 1 लेना है। 3 भी कॉमन दिख रहा है तो 3 लिए, और 3 का लोवेस्ट पावर यहाँ 1, यहाँ 3 है, उसमें लोवेस्ट 1 है इसलिए 1 लिए। यदि यहाँ 7 भी होता तो वैसा आगे भी करते, लेकिन नहीं है, जो कॉमन रहे दोनों में जो मिले उसी को लेना है और उसका लोवेस्ट पावर लेना है। अब एलसीएम का तरीका देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। एलसीएम में क्या बताया गया, पीछे देखिए रूल आपने लिखा है, सभी फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर। क्या लिखे हैं, सभी फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर। यहाँ सभी में आ जाना है, सभी में, इसमें कुछ नहीं देखना है कि उसमें क्या है इसमें क्या है, उससे मतलब नहीं है, सभी में। सभी का मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरे में। चलिए पहला फैक्टर आप 2 देखिए, 2 है तो हम लोग 2 तो लेंगे। अब 2 का हाईएस्ट पावर पूरे में देखिए, यहाँ 2 का पावर 4 है
और यहाँ 2 का पावर 1, तो हाईएस्ट वाला लेना है, यानी हम लोग 2 का पावर 4 लेंगे। फिर क्या करेंगे, गुना। आगे देखेंगे 2 वाला हो गया। 3 देखिए, पूरे में देखिए 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ तो 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 3 है, तो हाईएस्ट वाला लेना है 3 का पावर 3 गुना। अब देखिए क्या है, 7 पूरे में देखिए, हालांकि यहाँ तो 7 नहीं है, लेकिन हम लोग पूरे की बात कर रहे हैं, तो इसलिए 7 का हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है, तो 1 ही है, तो 7 का पावर 1 हो गया। इसको हम लोग गुना कर लेंगे। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। 3 का पावर 3 कितना होता है, 27, और गुना 7। तो सभी से गुना करेंगे। गुना करने के बाद आप यदि लिखते हैं तो इसका आंसर आएगा 3024। आप लोग गुना करके आंसर लिख लेंगे। तो इस तरीके से एचसीएफ निकाला गया और एलसीएम निकाला गया। मैं एक एग्जांपल एचसीएफ एलसीएम का और बताऊंगा और उसके बाद आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12, 15 और 21 का एचसीएफ एलसीएम अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करें। तो इसके लिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो आपको क्या करना है कि पहले तीनों का गुणनखंड करना है। पहले मैं 12 का कर रहा हूँ, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। 15 का कर रहा हूँ, 15 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। 21 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है 7 बार में और 7 से कटेगा 1 बार में। तो यदि आप लिखना चाहें तो 12 को कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 2 का पावर 2 गुना 3। 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 5। 21 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 7। ऑलराइट, अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ लेना है। एचसीएफ आप देखिए, एचसीएफ का रूल क्या बताया गया है। एचसीएफ का रूल है कॉमन फैक्टर्स का लोवेस्ट पावर। देखिए सभी में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें और इसमें, मतलब जो सब में हो। 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 2 तो नहीं हो सकता। 3 देखिए, 3 यहाँ भी है, पहले में भी, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, तो कॉमन चीज इसमें केवल 3 है। और यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ऑब्वियसली लोवेस्ट वाला भी लेंगे तो 1 ही होगा। तो एचसीएफ हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3 का पावर 1 अर्थात 3। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि और कुछ तो कॉमन है नहीं। यदि यहाँ 3 का पावर अलग अलग होता तो हम लोग फिर उसमें चेक करते कि लोवेस्ट कौन है, लेकिन यहाँ सबका पावर तो समान है, तो यदि समान है तो उसमें लोवेस्ट भी तो वही रहेगा ना। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 1 1 1 में सबसे कम कौन है, तो सभी बराबर ही है, तो आप बोल सकते हैं कि 1 ही इसमें सबसे कम है, अलग अलग संख्या नहीं है। एक और बात, यदि आपको इसमें कुछ भी कॉमन ना दिखे, सपोज कीजिए ऐसा सिचुएशन आ गया कि कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ऐसा कुछ भी दिख रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, सभी में गुना 1 डाल देंगे, क्योंकि गुना 1 तो एक्चुअल में सब में है लेकिन हम लोग उसको लिखते नहीं है। यदि वैसा सिचुएशन आ जाए जहां कॉमन कुछ नहीं आ रहा हो, तो सभी में आप लोग गुना 1 डालेंगे, और गुना 1 करने के बाद कॉमन सभी से 1 आ जाएगा, इसीलिए वैसे केस में एचसीएफ 1 होगा। ऑलराइट, एलसीएम देखिए, एलसीएम में क्या बताया गया, सभी फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर, सभी मतलब पूरे में देखना है। चलिए पहला फैक्टर 2 है, सभी में देखिए 2 कहाँ है, यही है बस, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 ही है, 2 का हाईएस्ट पावर 2 गुना। 3 देखिए, 3 जो है सभी पे है, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 ही है, क्योंकि हर जगह तो 3 का पावर 1 ही है, तो 3 का पावर 1। 3 तो ले चुके हैं हम लोग, स्टार्ट से देख रहे हैं, ये हो चुका है, ये हो चुका है, इस 3 का भी काम हो चुका है। अब हम लोग किसको लेके 5 को, तो 5 का हाईएस्ट पावर 1 हुआ, ये 3 हो चुका है, फिर 7 का हाईएस्ट पावर 1 हुआ। आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ सभी में हम लोग देख रहे हैं, सभी में। एलसीएम में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ध्यान से समझेंगे। सभी में क्या देखना है आपको, हाईएस्ट पावर। जैसे 2 हमने देखा, तो अब पूरे में देखिए 2 जहां है उसका हाईएस्ट पावर ले लीजिए, 2 का पावर 2।
तीन हमने पूरे में देखा तो 3 का हर जगह पावर 1 ही है तो 1 ले लिए। उसके बाद ये 3 तो ऑलरेडी आ चुका है। इस 5 को देखिए तो 5 का पूरे में एक ही जगह 5 है और उसका हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 ले लिए। ये 3 तो आ ही चुका है। इस 7 को देखिए, 7 का सभी में हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 ले लेंगे। गुना करेंगे इसको, 2 का पावर हो गया कितना, 2, 2 का पावर 2 हो गया 4, 4 गुना 3 12, 12 पंचा 60, 60 गुना 7 हो गया, गुना कर लीजिए 420। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए होमवर्क ये सब है। इसमें भी अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 17, 23, 29 इनका यदि आप गुणनखंड करेंगे, या मैंने आंसर लिख दिया दोनों का, एचसीएफ 1 जाएगा और एलसीएम 11,339 होगा। सेकंड में 20, 28, 42 है, एचसीएफ 2, एलसीएम 420। और तीसरे वाले का मैंने नहीं लिखा है, मैंने जानबूझकर नहीं लिखा है। आप लोग इसको अपने से बनाएंगे और आंसर निकाल के ग्रुप में सेंड करेंगे। पहले नंबर के लिए कुछ स्पेशल बात है, थोड़ा ध्यान देंगे। आप देखिए 17, 23 और 29 सभी जो है ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। अर्थात 17 को यदि आप कटाएंगे, 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 से ही एक बार में कटेगा। तो 17 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 17 गुना 1। 23 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 23 गुना 1, और 29 का भी करेंगे तो यहाँ 29 गुना 1। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे कॉमन में क्या आएगा, 1 आएगा, और वही 1 का हाईएस्ट पावर लोवेस्ट पावर एचसीएफ होता है, लोवेस्ट पावर, तो लोवेस्ट पावर सबका 1 ही है। तो इसका अर्थ हुआ कि इसका एचसीएफ 1 का पावर 1 यानी 1 हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए आपको सभी को देखना है कि सभी का हाईएस्ट पावर क्या होता है। 17 का हाईएस्ट पावर 1 हुआ, फिर 1 का हाईएस्ट पावर 1 ही हुआ, फिर 23 का हाईएस्ट पावर 1 ही हुआ, 1 तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, फिर 29 का पावर 1 लेना है और ये 1 ले चुके हैं। तो उन सबको गुना करेंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। इन तीनों क्वेश्चन को बना के आप लोग ग्रुप में पोस्ट करेंगे। ऑलराइट, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज भी जो है 8 बजे तक ग्रुप ओपन रहेगी, सभी लोग सवाल सॉल्व करके भेज देंगे।